नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार और नायडू की इफ्तार पार्टी को लेकर। सभी लोग जो हैं इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी प्रतिष्ठित चेहरा जो है वो इस पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर पर कैश की तस्वीरें सामने आई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है वो वायरल की गई और इसके बाद टीम का गठन जो है वो किया गया है और आगे की जांच जो है वो जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल अब बात की जाएगी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस को लेकर। अब फाइनली 4 साल 6 महीने और 15 दिन के बाद सीबीआई ने एक रिपोर्ट जो है वो पेश की है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी मर्डर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं और ये एक सुसाइड ही हो सकता है। और रिया चक्रवर्ती जिस पर की आरोप थे उनको भी क्लीन चिट मिल चुकी है सीबीआई की तरफ से। तो बिल्कुल यहाँ आगे बढ़ेंगे जहाँ अमृतपाल सिंह को लेकर बात होगी और आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह से एनएसए खत्म करने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और उसके 2 और साथी भी इसमें शामिल होंगे जिन पर एनएसए खत्म कर दी जाएगी। तो इसके हवाले से भी आपसे जानकारी साझा करेंगे। इसी बीच बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी, जो कि आज कानपुर का दौरा करने वाले हैं और यहाँ पर एक स्टील से कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। कोई भी कंक्रीट का इस्तेमाल इस कन्वेंशन सेंटर में नहीं हुआ है। इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे कि आखिरकार क्या कुछ विशेषताएं इस कन्वेंशन सेंटर की रहने वाली है। तो चलिए ये थी कुछ बड़ी खबरें जिन पर कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे नीतीश और नायडू की इफ्तार पार्टी से, क्योंकि सभी जो लोग हैं इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद ने भी बॉयकॉट किया है। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने इन दोनों की जो इफ्तार पार्टी है उसका बॉयकॉट कर दिया। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि नीतीश और नायडू की इफ्तार पार्टी से सभी ने बॉयकॉट कर दिया है और ये अगर बात की जाए इस बॉयकॉट को लेकर तो जमीयत उलमाए हिंद ने इसका बॉयकॉट किया है। तो फिलहाल बिहार में वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी के न्योते का बहिष्कार किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया जैसे कई संगठन हैं जिन्होंने नीतीश कुमार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप जो है वो लगाया है, जिसके चलते जो वक्फ बिल का विरोध लगातार किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के द्वारा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीना जा रहा है, वक्फ बिल जो है वो पास नहीं होना चाहिए। इसके चलते नीतीश अगर बात की जाए तो सरकार का यहाँ पर इफ्तार पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको ठुकराते हुए उसका बहिष्कार करते हुए सभी नजर आ रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और साथ ही साथ इमारत शरिया और जमीयत उलमाए हिंद इन सभी ने बॉयकॉट कर दिया। तो हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति हमें फिलहाल पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। अमित, आप बताएगा नितीश और नायडू की इफ्तार पार्टी का मोस्टली जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने इसका बॉयकॉट कर दिया है। पूरी जानकारी दीजिएगा कि आखिरकार किन कारणों से इन दोनों की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार की छवि जो है वो सभी के लिए सकारात्मक रूप में काम करने के लिए जानी जाती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर तमाम जो सिख धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, तो सबके लिए नीतीश कुमार ने काम किया है। लेकिन इस बीच मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का कड़ा विरोध कर दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पे नीतीश कुमार जो बिहार में रुख अपनाया है, अब उनके रुख का तेवर सामने मुस्लिम संगठनों के द्वारा देखे जा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद और इमारत शरिया, ये कुछ ऐसे संगठन हैं, इनके साथ कई संगठन हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का विरोध कर दिया है। नीतीश कुमार शाम में इफ्तार पार्टी का नीतीश कुमार के द्वारा आयोजन किया गया है तो कड़ा विरोध कर दिया। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार 2 दिन पूर्व में जो है खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ में उनके इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि सब कुछ समान है। लेकिन अब मुस्लिम संगठनों का जो गुस्सा है, आक्रोश है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, तो वो अब सामने आ चुका है।
सवाल ये भी है कि बिहार में इस वक्त चुनावी वक्त जो है वो चल रहा है और इसी बीच ये बड़ा झटका जिस तरीके से अल्पसंख्यकों ने नीतीश को दिया है, क्या लगता है अब किस तरीके से समीकरण बदलेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड का विरोध बहुत समय से किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्व होता है, चूंकि एक बड़ा वोट बैंक है और खास तौर पे जो मुस्लिम संगठन होते हैं तो उनके लिए धार्मिक संगठन का काफी महत्व होता है। एक फतवा जारी होता है, कई तरह की जो है व्यवस्था है मुस्लिम संगठन को एकजुट करने का, तो अब उस एकजुटता का नीतीश कुमार को सामना करना पड़ेगा। हालांकि देखिए जो मुस्लिम संगठन है उसने चंद्रबाबू नायडू के साथ चिराग पासवान और नीतीश कुमार जैसे लोगों के सभी कार्यक्रम का विरोध कर दिया है। आने वाले समय में नीतीश कुमार के माध्यम से या फिर चिराग पासवान हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, तो ऐसे लोग जो भी कार्यक्रम करेंगे, किसी भी कार्यक्रम में मुस्लिम संगठन को अगर आमंत्रित करते हैं तो मुस्लिम संगठन इसका कड़ा विरोध करेगी। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है और एक बड़ा वोट बैंक जो है नीतीश कुमार के पास जो है मुस्लिमों का भी है। तो अब आने वाले समय में नीतीश कुमार किस तरह से इन मुस्लिम संगठनों को, हालांकि हमारे पास जो बात सामने में आई है तो कुछ ऐसे नीतीश कुमार की तरफ से कुछ ऐसे लोग लगाए गए हैं, मनाने का प्रयास किया जा रहा है तमाम मुस्लिम संगठनों को। देखिए उलमा हिंद के जो अध्यक्ष है मौलाना अशरफ, उन्होंने कहा है कि ये दोनों पार्टियां और ये जो दोनों लोग हैं यानी कि नायडू है और साथ ही साथ नीतीश कुमार है, सरकार का हिस्सा है और ये सेक्युलर होने का ढोंग रचते आ रहे हैं और मुसलमानों पर अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं। और अब इफ्तार पार्टी का क्या कुछ मतलब बनता है, अगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर वो चुप हैं तो इफ्तार पार्टी का आयोजन क्यों किया जा रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। अमित, आप सुन पा रहे हैं? तो अमित कुमार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से संपर्क टूट चुका है। लेकिन आपको बता दें कि ये वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने बॉयकॉट किया है नीतीश नायडू की इफ्तार पार्टी का और जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष ने तमाम बातें सामने रखी है। तो फिर से हमारे साथ अमित कुमार ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ अन्य जो संगठन के बड़े चेहरे हैं उन्होंने कहा है। अमित, मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष ने कहा है कि ये लोग जो है वो सेक्युलर होने का ढोंग रचते हैं, तो इस ढोंग के चलते अगर वो मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर चुप हैं तो इफ्तार पार्टी का क्या कुछ मतलब बनता है। देखिए नीतीश कुमार ने मुस्लिमों संगठनों के लिए मुस्लिम हित में कई ऐसे काम किए। हम लोग पुराने दिनों को याद करते हैं तो कब्रिस्तान की घेराबंदी काफी अहम विषय था, मुद्दा था मुस्लिमों के लिए, जिसमें नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई। साथ ही मदरसा शिक्षकों के लिए भी जो है नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और उनके हित में जो है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के जो बिल का मामला है इसमें मुस्लिम संगठन सीधे तौर पर अपने हिस्सेदारी और अपनी स्वतंत्रता को लेकर अब आवाज उठा रही है। मुस्लिम संगठनों का सीधे तौर पर यह कहना है कि वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार का जो रुख है वो सीधे तौर पर मुस्लिम संगठनों की स्वतंत्रता पर हमला है। तो काफी बड़ा मुद्दा हो सकता है, चूंकि साल बिहार विधानसभा चुनाव भी है तो अब चूंकि कई ऐसे विषय सामने आ चुके हैं तो नीतीश कुमार ने भी कई ऐसे लोगों को लगा रखा है ताकि इन संगठनों को मनाया जा सके। और देखिए मुस्लिम संगठनों ने तमाम सभी कई लोगों का विरोध किया, चिराग पासवान है या फिर जो है चंद्रबाबू नायडू है, तो कड़ा रुख अख्तियार है मुस्लिम संगठनों की तरफ से, लेकिन उनको मनाना भी अब नीतीश कुमार के लिए काफी मुश्किल होगी। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अमित कुमार बिहार से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से नीतीश नायडू की इफ्तार पार्टी का सभी लोग जो है वो बॉयकॉट करें। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनके घर से की कैश की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घर के अंदर का वीडियो वायरल हो चुका है और इस वीडियो को पब्लिक डोमेन में लाया गया है। जांच के लिए 3 जजों की कमेटी का गठन भी जो है वो किया गया है। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा को कोई काम ना सौंपने के आदेश भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर कैश की तस्वीरें सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घर के अंदर का वीडियो जो है वो सार्वजनिक किया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जांच के लिए 3 जजों की कमेटी का गठन जो है वो किया गया है और इसी के चलते जस्टिस वर्मा को कोई काम ना सौंपने का आदेश दिया गया है। जांच जो है वो चल रही है और फिलहाल आपको बता दें अपने घर से कैश मिलने पर जस्टिस वर्मा ने इसका स्पष्टीकरण जो है वो दिया है।
तो बिल्कुल आपको ये पूरी जानकारी देना चाहेंगे, जहां पर कुछ दिन पहले उनके घर पर आग लग गई थी और आग लगने के बाद कुछ ऐसे इलाके में आग लगी जहां पर आधे जले हुई बोरियां जो है वो प्राप्त हुई और इन बोरियों के अंदर जब चेक किया गया कि आखिरकार इसके अंदर क्या कुछ सामान है तो उसके अंदर नोटों की गड्ढियां पाई गई। हालांकि आधे नोट जो है वो जल चुके थे, लेकिन चिंता का विषय ये है कि आखिरकार इनके घर पर ये पैसों से भरे हुए बैग्स और बोरियां कहां से आई। तो ये एक हाई कोर्ट के जज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में ये कार्यरत है और जस्टिस की बात की जाए तो डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में तमाम बातें सामने रखी गई और अब इन फोटोज, इस वीडियो और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है, पब्लिक डोमेन में लाया गया है, जिसके बाद की इन पर कार्रवाई हो रही है। तो हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से अब फिलहाल कार्रवाई हो रही है। उज्जवल, आप बताइएगा, दिल्ली हाई कोर्ट के ये जज हैं जस्टिस वर्मा, उनके घर से कई बोरियां मिली हैं जिनके अंदर की कैश भरा हुआ था। हालांकि ये पूरा मामला तब सामने आया जब उनके घर पर आग लग गई, लेकिन उन्होंने क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया है वो भी बताइएगा और किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है वो भी बताइएगा। हमने आज इस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जब आग लगी थी उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जांच के आदेश दिए थे और अगर आप देखेंगे तो कल देर रात को जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपनी वेबसाइट पर जो है वो वीडियो जो है वो शेयर किए गए और प्रेस रिलीज में बकायदा बताया गया है कि जांच में क्या क्या चीजें हुई हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो तकरीबन 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास का ये वीडियो है जिसमें जो आधे जले नोट हैं 500 के वो दिखाई दे रहे हैं, 500 के जो भारतीय मुद्रा करेंसी है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो रिपोर्ट आने के बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जो है 3 सवाल जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा से जो है वो किए हैं। इसमें सबसे पहले देखिए जो 3 सवाल उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछे हैं, उनका पहला सवाल ये है कि घर के परिसर में जो इतना कैश जो मिला है जस्टिस वर्मा के अंदर वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, जो उनके घर के अंदर इतना कैश बरामद हुआ है। दूसरा सवाल ये पूछा गया उनसे कि जितनी भी रकम मिली है जस्टिस वर्मा ये भी बताए कि उनका सोर्स क्या है, तो सोर्स के बारे में पूछा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। और देखिए तीसरा सवाल यह है कि 15 मार्च के सुबह किस व्यक्ति ने जो जले हुए नोट थे जो कमरे में थे, जिस कमरे में आग लगी है वहां से वो नोट हटाए। तो ये 3 सवाल जो है वो पूछे गए हैं। इसके अलावा देखिए सीजीआई ने 3 आदेश भी दिए हैं। जस्टिस वर्मा के घर के अंदर जो सिक्योरिटी ऑफिसर है और जो गार्ड हैं उनकी डिटेल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो मांगी गई है। और इसके साथ ही पिछले 6 महीने का जो उनका जस्टिस वर्मा का जो ऑफिशियल नंबर है और उसके साथ साथ जो भी वो पर्सनल उनके नंबर हैं उसकी जो कॉल डिटेल्स है वो मांगी गई है। और इसके अलावा देखिए जस्टिस वर्मा से ये भी अपील की गई है कि वो उनके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं या टेक्स्ट मैसेजेस हैं या जो भी डाटा है उसको डिलीट ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो लगातार देखिए तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि संसद के अंदर भी जो है ये मामला उठाया गया था कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है जयराम रमेश और जो कि मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था और बताया था कि किस तरीके से जो ये मामला है वो आया है। इस बीच यहाँ पर जो रकम का सोर्स है उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि बड़ा सवाल ये है आग लगने के बाद नोटों को हटाया भी गया था वहां से, इंटरनल इंक्वायरी में क्या कुछ निकल कर आया? बिल्कुल देखिए इंटरनल इंक्वायरी में जो बात है वो निकल कर आई है। उसमें अगर यशवंत वर्मा की बात सुनेंगे तो उसमें उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो स्पष्टीकरण भी दिया है। उनका ये कहना है कि जब आग लगी थी तो वो उस समय दिल्ली में नहीं थे बल्कि वो भोपाल में थे और आग लगने की जो बात है उनकी बेटी ने उनको बताई है। इसके अलावा उन्होंने बताया देखिए जिस कमरे में नकदी बरामद हुई है जहां पर नोट थे वहां पर जो है वो CPWD के जो अधिकारी हैं, गार्ड हैं या जो उनके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहां पर वो आया जाया करते थे और वो जो उनका कमरा है उससे काफी बाहर है वो घर से वो जगह, वो स्टोर रूम बताया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरीके का हमारी तरफ से कोई कैश नहीं रखा गया है। और साथ ही जब उनको वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने इसमें साजिश होने की जो बात है वो कही कि उनको फंसाया जा रहा है, ऐसी जो बात है उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है जो उनको दिखाई गई थी उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट रखी गई उनकी तरफ से उनका बयान भी सामने आया। फिलहाल देखिए 3 जजों की जो कमेटी है वो इसमें गठित कर दी गई है जो कि आगे की गहन जांच कहीं ना कहीं इस मामले में करने वाली है।
अब जो एक समिति बनाई गई है, एक 3 सदस्य इस समिति में है, एक जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। वो कैसे जांच कर रही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कह दिया है जस्टिस वर्मा ने कि जिस स्टोर रूम में ये पैसे मिले हैं वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर भी कोई भी आ जा सकता है, तो उन्हें इस झूठे केस में फंसाया जा रहा है। बिल्कुल शिवम, देखिए जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से अपना बयान भी उन्होंने सामने दिया, जो कि कल प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई, उसमें आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देखिए कहीं ना कहीं जो है वो तीखे तेवर अपनाया और उनको जो है वो क्लियर आदेश दे दें कि वो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जो है वो दूर रहेंगे। इसके साथ साथ पिछले 6 महीने में उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो कौन कौन रहे हैं, अगर चेंज हुआ तो वो कौन रहे हैं। इसके साथ उनके पर्सनल मैसेजेस जो है वो ना डिलीट करने के लिए उनको कहा 6 महीने का रिकॉर्ड मांगा गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो है वो कॉल रिकॉर्ड उनसे मांगे गए हैं और इसके साथ साथ 3 सदस्य कमेटी बनाई गई है जो आगे की गहन रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो है उस पर जांच करेगी। क्योंकि फिलहाल जो अभी दिल्ली हाईकोर्ट की जो कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दिया, उसमें भी ये कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से जो है वो काफी बातचीत हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना जो पक्ष रखा है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने उनका कहना है कि उनको बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सबूत है वो कुछ और इशारा कर रहे हैं, इसलिए इस मामले में गहन जांच की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको गहन जांच करने के लिए और ज्यादा जांच को विस्तृत करने के लिए 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो बनाई गई, जिसमें 3 अलग अलग जगहों के चीफ जस्टिस जो है स्टेट के वो शामिल किए गए हैं, जो कि आगे अब इसमें जो है वो जांच कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई देंगे। उज्जवल, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि फिलहाल उज्जवल के साथ हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है और यहाँ पर जज के घर से जिस तरीके से कैश मिला है ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस मामले के तहत सामने आ रही है। पहले वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होना, आग लगना, आग लगने के बाद कैश निकल कर सामने आना और इतना कैश की भारी नकदी के बाद अब जाँच जो है वो की जा रही है। तो बिल्कुल इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे। अब बात की जाएगी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस को लेकर। उनके केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और आपको बता दूं कि सुशांत केस में हत्या के सबूत नहीं है, ये बातें सीबीआई ने कही है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भी सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। इसी बीच में रिया के वकील ने कहा है कि झूठी कहानियां बनाई गई थी और अब सीबीआई की तरफ से भी रिया चक्रवर्ती, जो कि शक के घेरे में थी क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड जो थी वो र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड थी, अब थी या नहीं ये तमाम बातें उधर ही खत्म हो गई हैं, लेकिन उन्हें अब क्लीन चिट सीबीआई द्वारा दी गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने जो क्लीन चिट दी है वो लगातार ये सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था उस मामले में वो लगातार बार बार कोर्ट के चक्कर भी लगाती रही। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई और सवाल कई खड़े हुए रिया चक्रवर्ती पर, लेकिन अब साफ तौर पर उन्हें क्लीन चिट मिल गई है और रिया के वकील ने ये कहा है कि झूठी कहानियां बनाई गई, लेकिन अब क्लीन चिट मिला है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में सीबीआई ने 4 साल 6 महीने 15 दिन बाद फाइनल क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, जिसमें जांच एजेंसी ने ये कहा है कि आत्महत्या के लिए सुशांत को उकसाने का कोई सबूत नहीं मिला है और इसी के चलते रिया चक्रवर्ती, जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 14 जून 2020 का ये दिन था जब अपने बांद्रा स्थित आवास में रहस्यमय तरीके से वो मृत पाए गए और मीडिया और विपक्षी दलों ने कई जो बातें हैं वो सामने रखी, उन्हें प्रेशर भी किया गया और उसकी वजह से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। तो इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता मुंबई से, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से अब क्लीन चिट सीबीआई द्वारा दी गई है। इरशाद, आप बताइएगा इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर 4 साल हो चुके थे और 4 साल से लगातार सीबीआई जांच में जुटी थी और अब जाकर कोई भी निष्कर्ष सामने नहीं आया है और एक क्लोजर रिपोर्ट सामने लाई गई है सीबीआई द्वारा। देखिए शिवपुर, खासतौर से हम देख रहे हैं सारा अरसा बीतने के बाद सीबीआई ने अपनी जो है जांच क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है और खासतौर से रिया चक्रवर्ती पर जो खासतौर से आरोप लगाए गए थे कि सुसाइड को उकसाने की बात कही जा रही थी, लेकिन सीबीआई ने पूरी तरह से उन्हें क्लीन चिट दे दिया है और सीबीआई की रिपोर्ट देखने के बाद ये पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने
खुद ही खुदकुशी की थी, जो खासतौर से जो एक उनके गर्लफ्रेंड थी, जो एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती थी, उन पर आरोप लगे थे और उन्होंने कुछ दिन जेल भी काटी है। तो ये उनके परिवार द्वारा एक खासतौर से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार द्वारा एक अदालत में और सीबीआई जांच करने की बात कही गई थी, जिसमें की रिपोर्ट जो है क्लोजर रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और विपक्ष है और दूसरे भी जो है लोग उस पर खासतौर से आवाज उठा रहे थे कि इनको उकसाया गया है सुसाइड करने के लिए, लेकिन ये पूरी तरह से सीबीआई ने सभी आरोप जांच के बाद खारिज कर दिए हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि जो चैट था सोशल मीडिया का, तो उसकी भी जांच की गई थी, उसमें भी कोई खासतौर से उससे एडिट नहीं किया गया था। वो चैट जो थे वो खुले तौर पर वहां भी सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया द्वारा प्रेशराइज किया गया सीबीआई को, तभी जांच सौंपी गई, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रोल जो है वो हो रही थी। एलिगेशन रिया चक्रवर्ती पर लगातार सोशल मीडिया पर लोग लगाते हुए नजर आ रहे थे, पोस्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्लीन चिट मिलने के बाद अगर बात की जाए तो साफ तौर पर जो सवाल ड्रग्स को लेकर भी खड़े हुए थे कि रिया चक्रवर्ती ने उन्हें ड्रग्स दिए थे या आदत लगाई थी, अब उन सभी से क्लीन चिट जो है उन्हें मिल चुकी है। लेकिन क्या लगता है अब जी बोलिए। रूपाली, खासतौर से हम ये देख रहे हैं कि जो उनको गल्ला घोटने की बात हो गई, जहर देने की बात है और नशीली चीजें, ये कहीं ना कहीं जो है एक आरोप था जिस पर जांच की गई है। जांच 4.5 साल के बाद, ये रिपोर्ट आने के बाद भी जो है ये क्लियर नहीं है और खासतौर से रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है, जो इससे कोई लेना नहीं है। खुद ही सुशांत सिंह राजपूत ने खुद ही खुदकुशी करने की बात सीबीआई ने कही है, तो जो है कोर्ट में पेश कर दी गई है क्लोजर रिपोर्ट। अब खासतौर से जो सुशांत सिंह राजपूत है, उनके परिवार से ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आप दूसरा एक कोर्ट में केस दर्ज कीजिए, अगर इसे कंटिन्यू करना है तो ये जो है सीबीआई की रिपोर्ट के बाद ही कहा जा रहा है। ठीक है इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि ये खबर एक्सीडेंट के हवाले से है, जहां लेह में गाड़ी खाई में गिरने से गोरखपुर के एक जवान की मौत हो गई है। रेस्क्यू के दौरान सौरभ का शव मिला है और आपको बता दें कि सूचना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और ये इस वक्त बड़ी खबर है और दुखद खबर है, जहाँ सूरज चौधरी की अगर बात की जाए तो पार्थिव शरीर जो है उसका घर पर लाया जा रहा है और पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें उनके घर से सामने आ रही हैं, जहां पर उनके परिजनों की जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है, क्योंकि एक जवान थे, गोरखपुर के रहने वाले थे और लेह में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। गहरी खाई में गिरने से उनकी मौत हुई है, लेकिन कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें, काफ़ी गमगीन माहौल उनके घर में देखने को मिल रहा है और सूचना जब इनके घर वालों को मिली, इनके परिजनों को मिली, काफ़ी शौक का माहौल, काफ़ी हड़कंप वहाँ पर मचता हुआ नज़र आया, गमगीन माहौल। और लेह में गाड़ी खाई में गिरी, इसकी वजह से कि जो उनके घर में जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई। वहाँ पर पूरी तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर से ही सामने आ रही हैं और ये सौरभ चौधरी हैं जिनकी की मृत्यु लेह में उनकी गाड़ी जब खाई में गिरी तो हुई। तो आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा के एक जो यहाँ पर जवान है, जो कि लेह में उनका काम चल रहा था, वो यहाँ पर कार्यरत थे, इस दौरान उनकी मौत हुई है। फयाज अहमद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता, इस हवाले से अपडेट करने के लिए। फयाज, बताइएगा किस तरीके का माहौल, जाहिर तौर पर काफ़ी गमगीन माहौल देखने को मिला होगा उनके घर पर, लेकिन जब सूचना मिली तो वो क्या कुछ कर रहे थे? क्योंकि तस्वीरों में हमने देखा कि एक छोटा बच्चा हमने देखा, उनकी माँ को रोते बिलखते देखा, उनकी पत्नी और उनके परिजन सभी का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे ही सूरज चौधरी की मौत की सूचना परिवार के लोगों को मिलती, पूरी तरीके से परिवार में कोहराम मच जाता है। ये सूरज चौधरी जो है गोरखपुर से मुख्यालय से करीब जो है 40 किलोमीटर दूर चौरी चौरा के फुलवरिया गांव के रहने वाले सूरज चौधरी के बड़े भाई भी सेना में है और भाई को देखकर जो है सूरज चौधरी भी जो है सेना में फौज में भर्ती होने की इनकी इच्छा हुई और इन्होंने जो है ज्वाइनिंग किया। इसके साथ ही जो है 21 मार्च को जम्मू कश्मीर के लेह में जो है गाड़ी इनकी खाई में गिर जाती है, जिससे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है गाड़ी
और रेस्क्यू करके जब रेस्क्यू किया जाता है तो सूरज चौधरी का वहां पे शव मिलता है और वहीं से इनके परिवार वालों को सूचना दी जाती है। ये घटना 21 मार्च की है और आज 23 मार्च है। आज जो है उसका जो है तीसरा दिन है और कल गोरखपुर हवाई जहाज से जो है ये इसका शव जो है सूरज चौधरी का जैसे ही गांव पहुंचा तो गांव में पूरी तरीके से जो है सूरज चौधरी अमर रहे के नारे लगे। लोग पूरे के सम्मान के साथ जो है इस सेना के जवान के शव को पार्थिव शव को लाया गया। जैसे ये शव घर पहुंचा तो पत्नी और मां का पूरी तरीके से हाल है। और सूरज की अभी 2 साल पहले शादी हुई थी। महज जो है करीब 1 महीने से कम का यानी 22 दिन का इनका बच्चा है। तो ऐसे में बच्चे ने अभी तक जो है अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखा होगा और जो है सूरज की पत्नी बेशुद्ध है, बुरी तरीके से है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो गांव में जो गमगीन माहौल बना हुआ है। यहाँ पर इस वक्त फयाज, अगर सूरज के घर की बात की जाए तो पार्थिव शरीर जब वहाँ पर पहुँचा परिवार वालों का क्या कहना था, क्योंकि कहीं ना कहीं शहादत जो है वो सूरज ने ली है और ये भी कहा जा रहा है कि उनका बड़ा भाई जो है वो भी देश की सेवा करता है। तो यहाँ पर फैमिली को लेकर अगर बात की जाए इस वक्त क्या सिचुएशन है, या जो आर्मी मेंस वहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने किस तरीके का आश्वासन फैमिली को दिया? रूपाली, जो सूरज के अंदर देशभक्ति की जो भावना थी वो पूरा गांव जानता था कि लगातार वो अपने दोस्तों से मित्रों से कहता था कि मुझे फौज में जाना है और देश की सेवा करना है। जैसे मेरे भैया देश की सेवा कर रहे हैं, मैं भी सरहदों पे जाऊंगा। और इस तरीके की घटना होती है तो लोग काफी मर्माहत होते। जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, दूर दराज के तमाम लोग जो है सूरज के पार्थिव शरीर को देखने के लिए वहां पे आते हैं। जो और शव को जो एक जो सरकारी जो है वाहन में लाद कर जो गांव लाया जाता है फुलवरिया गांव, पूरे गांव के लोग जो बाइक से सूरज चौधरी अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक है फयाज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां पर अमृतपाल सिंह को लेकर बात होगी और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां अमृतपाल सिंह से एनएसए खत्म करने की तैयारी जो है वो कर दी गई है। अमृतपाल और उसके 2 अन्य साथियों पर भी खत्म होगा एनएसए और पंजाब सरकार ने अभी एनएसए आगे बढ़ाने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है। तो इसी के चलते एनएसए खत्म करने की तैयारी जो है वो अमृतपाल सिंह के लिए शुरू हो गई है। तो बिल्कुल आज से 2 दिन बाद यानी कि 25 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और तब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार अमृतपाल सिंह, जिसके कि 7 जो साथी हैं उनको पहले से ही पंजाब लाया जा चुका है। हालांकि अपने घरों पर वापस नहीं गए हैं, क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन एनएसए उन पर समाप्त हो चुका है। इस वक्त की बात की जाए तो असम की डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह बंद है और अमृतपाल के 7 साथियों पर एनएसए पहले से ही पंजाब सरकार हटा चुकी है। और 25 मार्च यानी कि आज 23 मार्च है, 2 दिन बाद एक अहम सुनवाई पंजाब में होगी और इस हवाले से तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, इसी पे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ नवदीप छाबड़ा जुड़ चुके हैं पंजाब से। नवदीप, बताइएगा, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की अगर बात की जाए तो एनएसए हटाने की बात सामने आ रही है। पंजाब सरकार ने अभी आगे बढ़ाने के आदेश नहीं दिए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल 2 साल पहले अमृतपाल और उनके साथियों पर एनएसए लगाया गया था और उसके बाद उनको शिफ्ट करके असम के डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। 2 साल से लगातार एनएसए को एक्सटेंड पंजाब सरकार करती आ रही है और अभी 4 दिन पहले ही जो अमृतपाल के साथ जो साथी थे जो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद थे, पहले उनके ऊपर एनएसए हटाया गया और उनको प्रोडक्शन वारंट के जरिए पंजाब लाया गया और उसके बाद उनके ऊपर अब जो अजनाला थाने के अंदर हमला हुआ था उस मामले में अब उनको 4 दिन के रिमांड पर जो है पंजाब पुलिस के पास भेजा गया है। तो जाहिर सी बात है कि 3 अभी और लोग, जिसमें खुद अमृतपाल है, इसके अलावा पफल प्रीत और एक और उनके जो साथी हैं वो जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन उनके ऊपर जो 23 मार्च को एनएसए बढ़ाने की जो आखिरी तारीख थी कि उनके ऊपर एनएसए अगले 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से अभी कोई नए आदेश पंजाब पुलिस या पंजाब के गृह विभाग की तरफ से कोई नए ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किए गए। तो इससे कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर मिल रहा है कि अमृतपाल सिंह और उनके बाकी 2 साथियों को भी पंजाब लाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि 25 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर
जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसमें सुनवाई होनी है और उस सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार का जो लीगल डिपार्टमेंट है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को सौंप सकता है और उसके बाद अमृतपाल और उनके बाकी साथियों को पंजाब लाने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि ये अभी संकेत है, अभी हम कह सकते हैं कि अंदेशा जता सकते हैं, लेकिन क्या कुछ होगा ये 25 तारीख को जब हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी तो उसपे जब पंजाब सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाए तो तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है उसमें यही निकलकर सामने आ रहा है कि अमृतपाल के ऊपर भी अजनाला थाने के हमले को लेकर केस जो है वो पंजाब सरकार अलग से चलाएगी और उनके साथियों पर और खासतौर पर अमृतपाल पर जो शिकंजा कसने की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से कर ली गई है। अब अमृतपाल सिंह वही हैं जो हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं, पहले खालिस्तान मूवमेंट को लेकर, उसके बाद जेल में बंद थे और उन्हें टिकट मिला, उसके बाद वो सांसद बने और अब पंजाब सरकार इनसे एनएसए हटाने की बातें कह रही है। हालांकि अभी इस पर स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, 2 दिन बाद सुनवाई होगी तभी चीजें साफ होंगी। तो क्या लगता है, क्योंकि साथ इनके जो साथी हैं वो भी एनएसए से छूट चुके हैं, उनको भी एनएसए की जो एक दायरा है उससे बाहर लाया गया है, तो क्या लगता है इनका रास्ता भी साफ हो चुका है? देखिए बिल्कुल अमृतपाल, आपको याद होगा जब 2023 के अंदर अजनाला थाने पर हमला किया गया था और तूफान सिंह उनके जो साथी थे, जब पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और उनकी रिहाई को लेकर अमृतपाल और उनके साथियों ने अजनाला थाने पर तब हमला किया था और उसके बाद लंबे समय तक अमृतपाल पंजाब के अंदर रूपोश रहा, अलग अलग जगह पर वो घूमता रहा और पंजाब पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन लंबे समय तक चलाया था और आखिरकार उनको गिरफ्तार करके और बाद में उनके ऊपर एनएसए लगाकर उनको डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया था। और जेल में रहते हुए अमृतपाल ने 2024 के अंदर जो श्री खडूर साहब सीट है वहां से चुनाव लड़ा और सांसद बने। हालांकि उनकी सांसदी को लेकर ये खबर कंफर्म कर दी गई है कि उनकी सदस्यता को किसी तरीके से खतरा नहीं है, लेकिन ये चर्चा लगातार चल रही थी कि आखिरकार क्या उनको पंजाब लाया जाएगा या उनके ऊपर एनएसए पड़ेगा। आपको याद होगा 2 दिन पहले अमित शाह जब राज्यसभा के अंदर बोल रहे थे नए कानूनों को लेकर, तब उन्होंने अमृतपाल का नाम लिए बिना भिंडरावाले की चर्चा जरूर की थी कि कुछ लोग पंजाब के अंदर भिंडरावाला बनना चाहते थे और आज वो असम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है। तो कुल मिलाकर कड़े कानून जो हैं, चाहे आतंकवाद या खालिस्तान के खिलाफ, उन पर सरकार सख्ती से काम करते दिख रही है और यही कारण है कि अगर एनएसए को एक्सटेंड नहीं किया जाता लेकिन उसके बावजूद जेल से रिहाई मिलना मुश्किल है, क्योंकि अजनाला के अंदर जो हमला हुआ एक तरीके से पुलिस सिक्योरिटी पर ये पूरी तरीके से अटैक था और वो भी कड़ी धाराओं के तहत वो मामला दर्ज किया गया था। तो जाहिर सी बात अगर नवदीप, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, विचाराधीन केस चल रहा है, उसकी भी सुनवाई 25 मार्च को होनी है। उसको लेकर फिलहाल क्या लगता है, तस्वीर साफ 25 मार्च को जब होगी? अमृतपाल सिंह को लगातार अगर बात की जाए पंजाब में समर्थन मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो एज ए खालिस्तानी समर्थक लोग विरोध ही करते आए। बहुत चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देते हैं और ऐसे कई लोग जो हैं वो अमृतपाल या उनके साथियों को समर्थन करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के अंदर भी अमृतपाल के एडवोकेट की तरफ से ही याचिका दाखिल की गई थी जिसमें एनएसए हटाने या फिर एक तरीके से उनको लोकसभा के अंदर कार्रवाई में शामिल होने की मांग की गई थी। इसको लेकर हालांकि सरकार की तरफ से केंद्र और लोकसभा की उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो दाखिल जरूर कर दी है, लेकिन अब क्योंकि एनएसए को एक्सटेंड करना 23 मार्च आखिरी तारीख थी और उस दिन पंजाब के जो गृह मंत्रालय है या पंजाब का जो विधि आयोग है उनकी तरफ से कोई नया प्रस्ताव या एक्सटेंड करने का लेटर जो है वो नहीं दिया गया असम जेल प्रशासन। तो इसलिए माना जा रहा है कि अब हो सकता है कि बाकी साथियों की तरह अमृतपाल से भी एनएसए जो है वो हटा लिया जाएगा और उनके ऊपर अजनाला जो मामला हुआ था, अजनाला में जो हमला हुआ था, उसको लेकर अब जो ट्रायल जो है अगला केस है वो चलाने की तैयारी की जाएगी। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए तो बिल्कुल यहाँ अमृतपाल सिंह को लेकर अगर बात की जाए तो ये बड़ी खबर है जहाँ पर अब एनएसए हटाने की बात की जा रही है और 25 मार्च को इस पर बात होगी और क्या कुछ निकल कर आएगा ये तस्वीर तब साफ होगी। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर कानपुर को लेकर बात करेंगे। सीएम योगी का आज कानपुर का दौरा है और आपको बता दें कि कानपुर में 5 घंटे सीएम योगी रहने वाले हैं और यहाँ पर
पहले कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद वहां पर विकास कार्यों की स्थिति जो है उसका जायजा लिया जाएगा। तो बिल्कुल विकास कार्यों के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की समीक्षा भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो वहां पर एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है जिसको कि अभी फिलहाल पूरा नहीं किया गया है, इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, लेकिन इसकी विशेषताएं बहुत कुछ है। देखिए, कंक्रीट, ईंटें, रेत और बजरी के इस्तेमाल से इसे बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। स्टील का इस्तेमाल कर इस पूरे कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है और तमाम चीज़ें इसमें विशेषता के लिए हो रहे हैं और कुछ ही दिनों में ये कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। और आपको बता दें कि कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की समीक्षा भी करेंगे। सुनील कुमार हमारे संवाददाता इस पर ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके का ये दौरा रहने वाला है। सुनील, आप बताइएगा, आज 5 घंटे के लिए कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे। इस कन्वेंशन सेंटर की विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं, पहले दौरे के हवाले से अपडेट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज कानपुर जो है 11:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। वहाँ चुन्नीगंज जो जाएंगे, जो नया जो है चुन्नीगंज में जो चुन्नीगंज पहुंचेंगे। इससे जो कॉरिडोर बनाया गया है जो 100% स्टील का बनाया गया है, जो इसमें जो बताया जाता है कि 100% जो है स्टील है, पूरी तरीके से जो बनाया गया है। इसकी लागत जो है 9 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले 2.5 वर्षों से कानपुर के जो मेट्रो कार्य चल रहा था, आज वही चुन्नीगंज से और घंटाघर तक का मेट्रो का निर्माण भी हुआ है। तो शायद कुछ जो भी सूत्रों से पता चल रहा है कि शायद जो है मेट्रो का भी वो भी निरीक्षण कर सकते हैं। मगर सबसे अहम बात यह है, जो कानपुर के चुन्नीगंज का जो ये स्टील जो बनाया गया है 9 करोड़ की लागत से बना है, यहाँ का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद जो है आज जो है ये 4.5 से 5 घंटे तक कानपुर रुकेंगे। जो कि आपको बता दें कि जिस तरीके से चुन्नीगंज में रुकेंगे, इसके बाद सरसैया घाट में वहां पे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद मंदना बिठूर जो वहां पे कार्यक्रम है वहां पे रहेंगे। इसके बाद जो है सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठ के समीक्षा बैठक करेंगे और नई रणनीतियों की बात करेंगे। जी सुनील, यहाँ पर अगर सीएम योगी को लेकर बात की जाए तो लगातार अपराध के खिलाफ वो बात करते हुए कुछ दिनों से नजर आ रहे हैं, जहाँ पर डेटा भी पूरा निकाला गया कि कितने एनकाउंटर्स हुए हैं, कितने अपराधियों को मारा गया। इसी बीच आज भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी वहां पर दौरा किया जा रहा है। क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि अपराध के खिलाफ योगी सरकार लगातार पहले दिन से काम कर रही है? देखिए, जैसे कि बता दें कि जो योगी सरकार जो है लगातार अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई तरीके से कार्य करती चली गई। वहीं आपको बता दें कि आज जो है लॉ एंड ऑर्डर के भी अधिकारी भी वो भी रहेंगे, उनके साथ भी इस चीज की बैठक करेंगे। नई रणनीतियों के बारे में बातचीत भी होगी और इसी की बात करी जाए अपराध के नए नियमों के और भी शायद हो सकता है तकनीकी ला सकते हैं। तो जो कि अधिकारियों की जब बैठक होगी तो उसमें जो निकल के तो सुनील कुमार जो है हमें कानपुर के हवाले से अपडेट करे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो आज 5 घंटे के लिए पहुंचेंगे। 3 साल उत्तराखंड में पूरे हो चुके हैं सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। वहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, एक रोड शो आयोजित किया गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड में किस तरीके से भव्य आयोजन और कंग्रेचुलेट करने के लिए तमाम लोग इस रोड शो में पहुंचे हैं और सीएम धामी रोड शो में शिरकत करते हुए जश्न मना रहे हैं, क्योंकि 3 साल सरकार के पूरे उत्तराखंड में पूरे हुए हैं।
साल पहले आज ही के दिन शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था और शपथ ग्रहण की गई थी सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा। उत्तराखंड के वो नए मुख्यमंत्री बने थे, प्रतिष्ठित युवा चेहरे के रूप में सामने आए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी थी और आज जश्न का माहौल, जहां पर फूलों के साथ जो है वो लोगों का अभिवादन किया जा रहा है और पुष्प वर्षा तमाम उत्तराखंड के लोगों पर की जा रही है। जहां पर देहरादून से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय वहां पर एक भव्य रोड शो, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि 3 साल पुष्कर सिंह धामी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उत्तराखंड में पूरे हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी उत्तराखंड से, जहां पर 3 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे हो चुके हैं और उसी के मद्देनजर आज एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पूरे दिन जो है वो जश्न अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर मनाए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।